नमस्कार दोस्तों, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। ये 10,000 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का हमारा अगला लेक्चर है। इस लेक्चर सीरीज़ में पिछले वर्षों में आए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से उठाए गए हैं, प्लस इसमें ल्यूसेंट जीके और सारी दूसरी इम्पोर्टेंट बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ये क्वेश्चंस हमारे स्टेट पीएससी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम और अन्य सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अगला सवाल पेपर में पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है जनवरी 1784। तो जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना सन 1804 में हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी सन 1784 में। उसके 20 साल बाद 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी। और पूछा जाए मद्रास लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1817 में। सबसे पहले फिर से याद करवाता हूँ मैं आपको, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 में की, जिसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। उसके 20 साल बाद 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी और उसके 13 साल बाद 1817 में मद्रास लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत नेट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू? भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने से संबंधित है भारत नेट परियोजना। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है, इसकी शुरुआत की गई थी सन 2011 में। उस समय इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN। कई बार पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछ लें, NOFN का नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये भारत नेट प्रोजेक्ट है। और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट रख दिया सन 2015 में। तो भारत नेट प्रोजेक्ट की स्थापना जो मूल रूप से है वो 2011 में की गई थी। उस समय इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसका नाम बदलकर 2015 में नेटवर्क भारत नेट प्रोजेक्ट रख दिया और इसका उद्देश्य है हमारी सारी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड या फिर इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत नेट प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू हाउ मेनी ग्राम पंचायत इन इंडिया? भारत नेट परियोजना का लक्ष्य भारत में कितनी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है? इसका सही आंसर है 2.5 लाख ग्राम पंचायत। और ये फ्लैगशिप मिशन है जिसे इम्प्लीमेंट कर रहा है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, BBNL। भारत नेट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट या फिर कार्यान्वित कर रहा है BBNL, जिसका नाम है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ये 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाना चाहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कैग। कैग या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति जो हैं कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। अब पेपर में अगर सवाल आए कि कैग की नियुक्ति तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कर दी, लेकिन उन्हें उनके पद से हटा कौन सकता है? तो उन्हें हटा भी सिर्फ राष्ट्रपति ही सकते हैं, जिसका एक पूरा प्रोसीजर हमारे संविधान में निश्चित है। और कैग को हम सिर्फ उसी आधार पर हटा सकते हैं जिस आधार पर हम एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। तो वही सेम प्रक्रिया कैग को हटाने के लिए की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली डील्स विद द कैग अपॉइंटमेंट, ओथ एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मोटे तौर पर कैग की नियुक्ति, शपथ और शर्त सेवा की शर्तों से संबंधित है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 148। अनुच्छेद 148 जो है कैग के अपॉइंटमेंट, ओथ और कंडीशन ऑफ सर्विस से संबंधित है। अब अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका टेन्योर या कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल जो है या तो 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी सबसे पहले होगा उतना रहता है। या तो उनका 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है, और या फिर यदि 6 वर्ष के कार्यकाल होने के पहले ही वो 65 वर्ष के हो जाते हैं, तो तब तक उनका कार्यकाल रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 149, अनुच्छेद 149। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया? भारत में सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, उन्हें भारत के सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक या गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स माना जाता है। और पेपर में सवाल आता है, हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट? भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो होता है वो रेटिनोल होता है। हमारा अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन सी इज़ ऑल्सो नोन बाय विच नेम? विटामिन सी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। हमारे जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? रिकेट्स या सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर है विटामिन डी, और विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। रिकेट्स या सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर है विटामिन के। हमारे शरीर में अगर विटामिन के की कमी होती है तो चोट लगने के बाद भी खून बंद नहीं होता है और खून बहता रहता है, और इसीलिए विटामिन के जो होता है इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड कोगुलेशन। शरीर में रक्त के थक्के जमने के लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट? फिर से ये सवाल जो है सारे स्टेट पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण से संबंधित है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 169, अनुच्छेद 169। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट? आर्टिकल 169। किसी भी राज्य या स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं है तो उन्हें बनवाने के लिए आर्टिकल 169 में प्रावधान है, और अगर है
तो उसका उन्मूलन के लिए या उसके एबोलिशन के लिए भी आर्टिकल 169 में प्रावधान है। हमारा अगला सवाल है, हु हैज़ द पावर टू एबॉलिश और क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स? राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर है पार्लियामेंट या संसद। संसद के पास जो है वो शक्ति है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद या तो बना सकते हैं या उसे हटा सकते हैं, और ये करने के लिए संसद में सिर्फ साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत रहती है, और राज्य विधानसभा या स्टेट असेंबली जो रहती है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की। मैं फिर से आपको बताता हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अगर किसी स्टेट में बनानी है तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को एक स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना रहता है या विशेष बहुमत से पास करना रहता है, और उसके बाद पार्लियामेंट के पास वो जाता है। इसके बाद पार्लियामेंट के पास शक्ति है, या तो वो रेजोल्यूशन को अपना सकते हैं और विधान परिषद बना सकते हैं, या वो चाहें तो नहीं बना सकते, और ये करने के लिए पार्लियामेंट को एक साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? इसका सही आंसर है 6 स्टेट्स। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। अब ऐसे याद रख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं। ऊपर नॉर्थ में यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसके बाद नीचे आएंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद पाई जाती हैं या मौजूद हैं। इन राज्यों को हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर या द्विसदनी विधानमंडल भी बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी भारत के राज्य हैं उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है या विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन? तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का जो पहला युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, और ये वर्ष 1191 1191 एडी में लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। तो पहला बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन विच ईयर? तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये तराइन के पहले युद्ध से अगले साल 1192 एडी में लड़ा गया था, और इसमें मोहम्मद गौरी ने हिंदू रूलर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पहला लड़ा गया था 1191 एडी में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके अगले वर्ष मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, जो 1192 एडी में लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय? भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग किए गए हैं? इसका सही आंसर है पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य। पाक स्ट्रेट के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द बाउंड्री लाइन डेट इज ड्रॉन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा का नाम बताएं। इसका सही आंसर है रेड क्लिफ लाइन। जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है उस रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। द बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर सेपरेटेड बाय विच लाइन? भारत और चीन के बीच की सीमाएं किस रेखा से अलग होती हैं? इसका सही आंसर है मैक-मोहन लाइन। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम मैक-मोहन लाइन के नाम से जानते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ओशियन इज मरियाना ट्रेंच लोकेटेड? मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। मरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, और मरियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है या डीपेस्ट लोकेशन ऑन अर्थ जो है वो मरियाना ट्रेंच है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। और अगर पूछ लिया जाए
कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 5 ओशियन बेसिन। तो उसका सही आंसर है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक महासागर विश्व के 5 महासागरीय बेसिनों में सबसे छोटा है। टोटल 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा और गहरा जो है वो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है, और जो सबसे छोटा है वो है आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज ए शेड्यूल एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 244 या अनुच्छेद 244 भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं ताकि अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा कर पाएँ। फिर से मैं बताता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास रहती है, और ये आर्टिकल 244 या अनुच्छेद 244 के तहत रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन विच इंडियन स्टेट्स। छठी अनुसूची के प्रावधान किस भारतीय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे? इसका सही आंसर है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे आप AMTM ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप भारत का नक्शा उठाएंगे तो आपको दिखेगा असम, उससे चिपका हुआ नीचे मेघालय, उससे नीचे त्रिपुरा और सबसे कोने में मिज़ोरम। तो ये 4 राज्य लाइन से आते हैं। इसमें हमारे संविधान के 6th शेड्यूल या छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 4 राज्य जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इसके जो शेड्यूल एरिया या अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र जो आते हैं ये हमारे 6th शेड्यूल में आते हैं, और बाकी सारे ट्राइबल एरिया पूरे देश में जो भी हैं वो 5th शेड्यूल या 5वीं अनुसूची में आते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका सही आंसर है 5th शेड्यूल यानी 5वां शेड्यूल। इसी तरह दोस्तों हमारा 10,000 इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन का एक और लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंजॉय लर्निंग विद अस।